नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिचय में। मैं हूं अनुज, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, राजेश चंद्रा जी, और आज आपका परिचय उनसे हम कराएंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त पे मैं एज ए जूनियर टीचर राजेश जी के साथ काम किया करता था इनके अंडर में, एक स्कूल में। तो बड़े ही सरल चित्त स्वभाव के व्यक्ति हैं, बड़े ही उम्दा कलाकार हैं। तो चलिए जानते हैं आज राजेश जी के बारे में। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितने सरल चित्त हैं। क्या बात है। तो सर, एक्चुअली ये जो सीरीज हमारी परिचय है, जैसे आपने पुराने एपिसोड्स भी देखे हैं, तो इसमें हमारा जो मेन मोटिव है कि लोगों तक कलाकारों को पहुंचाना, जिनके बारे में जनरली लोग अभी नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि वो जाने और आपकी जो इंस्पिरेशंस रही हैं लाइफ की, आपसे इंस्पायर होकर वो कुछ सीखें। तो सर, सबसे पहले शुरुआत हम इसी सवाल से करेंगे कि आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई? संगीत का सफ़र मेरा अनुज जी बचपन से ही शुरू हो गया था वैसे तो जैसे घर में संगीत का बहुत प्रोफेशनल माहौल तो नहीं था, लेकिन घर में जैसे संगीत की महफिलें होती थी, हमारे फादर, हमारे अंकल, ताऊ जी वगैरह, वो अपने जब भी कोई फंक्शंस होते थे तो मैं अपने गाते बजाते थे। तो धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और मैंने मतलब एक तरीके से म्यूज़िक को फॉलो करना शुरू किया। अच्छा। फिर शौक़ बढ़ता गया, थोड़ा एज बढ़ती गई, तो उसके साथ साथ मुझे लगा कि मुझे मतलब इसमें कैरियर बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मतलब मेरा रुझान जो था वो बहुत म्यूज़िक की तरफ होने लगा। ठीक है। तो अब घर वाले तो हमारे ये था कि भाई लड़का पढ़ लिख जाए, घर में सब सर्विसमैन, कोई भी इस फील्ड आर्टिस्टिक फील्ड में ही नहीं। चैलेंजिंग हो गया। फिर चैलेंजिंग हो गया। तो अब अपोजिशन तो होता ही था कि मेरा, क्योंकि रियाज में और इसमें सब ध्यान लगने लगा। मेरे घर में एक सिलाई मशीन हुआ करती थी, उसका एक कवर होता था। अच्छा। घर में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था वैसे प्रॉपरली, तो उस कवर को मैं जब बजाता था तो उसमें से एक पर्टिकुलर सी साउंड आती थी। मैं उस साउंड को फॉलो करके और मैं रियाज करता था। क्या बात है, वाह। क्या बात है। और बिल्कुल मतलब उससे स्वर हटने की मतलब मैं कोशिश भी नहीं मतलब सोच सकता मैं कि मैं इतना मतलब पर्टिकुलर था कि उसको स्वर पकड़ के गाना है और रियाज करना। तो आपको आपका जो पहला सा है वो आपको सिलाई मशीन से मिला? सिलाई मशीन के कवर से मिला है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेहतरीन। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई और काफ़ी टाइम जाता था। पहले तो वो था कि फैंस वगैरह भी बहुत नहीं होते थे, एसी वगैरह नहीं होते थे हमारे ज़माने में, तो अपने कमरे में घुस गए और रियाज कर रहे हैं और बिल्कुल पसीने में तर होके बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये हालत हो गई थी। लेकिन घर वाले तो वही पढ़ाई के लिए प्रेशर डालने लगे। खैर धीरे धीरे एज बढ़ने लगी तो पढ़ाई भी बढ़ी। थ्रू आउट मैं साइंस स्टूडेंट रहा तो पढ़ाई का प्रेशर भी, पीयर प्रेशर था काफ़ी। तो अब ये हुआ कि घर में कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे ट्यूशन करनी चाहिए। तो उस टाइम तक मैं हाई स्कूल में आ चुका था। अच्छा। तो फिर मैंने ट्यूशन्स करनी शुरू करी, पैसे इकट्ठे किए और फिर मैं हारमोनियम परचेज करके लाया एक। वाह। और जैसे ही हारमोनियम घर पे आया, घर वालों को तो बड़ा मतलब शॉक्ड हो गए कि ये बिना बताए और ये ऐसे, और ये तो अब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो लड़का गया हाथ से। तो लेकिन अब हमारे बड़े ब्रदर, फादर सब चिंता में, तो उनमें कुछ मंत्रणा हुई होगी कि भाई ये ऐसे नहीं मानेगा। तो उन्होंने मिलके हारमोनियम को हमारे वापस करवा दिया। अरे, वो शॉप को वापस करवा दिया। अब मैं तो बड़ा डिप्रेशन में आ गया। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। उस टाइम तक मैंने अपने गुरुजी से भी सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा।
तो मिस्टर वीरेंद्र स्वरूप मेरे गुरुजी थे, पहले गुरुजी जी। तो वो आज के यहाँ पर दिल्ली में जो संगीत विद्यालय है, गंधर्व संगीत जी विद्यालय, जी। उसमें पंडित जगदीश मोहन जी, उनके वो शागिर्द थे अच्छा। और उनका मैं शागिर्द हुआ वीरेंद्र स्वरूप जी का। क्या? तो उन्होंने जब देखा कि बच्चा तो बहुत मतलब लगन है इसके अंदर और ये कैसे सीखेगा, तो उन्होंने अपना हारमोनियम मुझे दे दिया। गुरुजी ने अपना हारमोनियम आपको हाँ, दे दिया? गुरुजी ने अपना हारमोनियम मुझे दे दिया। बोले कि तुम ले जाओ, इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने कहा कि सर आप कैसे करा करेंगे? बोले उसकी चिंता मत करो, तुम इसे ले जाओ। तो अब मैं बहुत मतलब अंदर से मुझे ख़राब भी लग रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी अब आप मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में क्या आपको अर्पित करूं मैं, क्या? ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि एक आना। एक गाना? एक आना। अच्छा, एक आना। हाँ, एक आना। तो मैं समझा नहीं, मैंने एक आने की क्या वैल्यू है उस टाइम में। तो मैंने कहा सर एक आना। तो बोले अरे बेटा सिर्फ तुम्हारा एक आना। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बस तुम आते रहो, सीखते रहो, करते रहो, बढ़ जाओगे आगे। क्या बात है। तो वो मेरे गुरुजी भी ऐसे ही मिले और उनका तो खैर क्या कहने हैं, बहुत ही लाजवाब सिंगर थे वो। आज वो नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन वो बहुत ही उन्होंने मेरी को बहुत बढ़ावा दिया। तो ये जो आपकी प्रारंभिक संगीत की शिक्षा है ये बरेली से है? हाँ, क्योंकि मैं बरेली को बिलोंग करता हूँ तो वहीं से हुई। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर बीएससी पास आउट हुए। उसके बाद फिर ये हुआ कि जॉब करना ज़रूरी है, फिर जॉब शुरू किया। तो मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने जॉब शुरू किया। कोई लिंक नहीं है? कोई लिंक नहीं, कोई लिंक नहीं। फार्मा इंडस्ट्री में फिर जॉब शुरू किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसमें टूरिंग बहुत होती है, लेकिन फिर भी उसे निभाया जैसे तैसे और करते रहे। फिर धीरे धीरे प्रेशर आया शादी का। अच्छा। तो शादी का प्रेशर आया तो ये हुआ कि शादी करनी। तो अब शादी की बातचीत भी होने लगी, बीच में रिश्ते भी आने लगे, लेकिन मन तो संगीत में लगता था, तो शादी में कोई रुचि नहीं थी बहुत। ठीक बात है। लेकिन यह है कि एक जगह थोड़ा सा मुझे लगता था कि मैं अगर वहाँ शादी कर लूँ तो मुझे ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए। अच्छा, जहाँ आपने पहले से डिसाइड कर रखा? हाँ, जो मेरी प्रेजेंट वाइफ अब हैं सीमा जी, तो उस टाइम में तो खैर हम लोग छोटे ही थे बहुत। जब ये 2 साल की थी तभी हम लोग एक मकान में ही रहते थे। इनके फादर भी उस टाइम पोस्टेड थे, तो तभी से एक लगाव सा। जैसे तो संगीत से पहले तो मोहब्बत आ गई सर आपकी जिंदगी में। 2 साल की उम्र। अब जो भी कह लें, लेकिन क्या बात है, मोहब्बत आई तभी तो संगीत आया। ये बिल्कुल ठीक बात है। वाह 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 वाह। फिर ये हुआ कि इनसे मुलाकात हुई, जब बड़ी हो गई थी ये, तो शादी की बातचीत शुरू हुई, शादी हुई। उसके बाद फिर प्रमोशन हुआ मेरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मुझे दिल्ली आना पड़ा प्रमोट होके। यहाँ आया तो यहाँ आते ही मेरे एक बच्चा भी हो गया था उस टाइम पे। अच्छा। तो अब ये है कि संगीत का टेंशन भी, कि यहाँ संगीत शुरू कैसे किया जाए। कोई जान पहचान नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, और जॉब भी करनी है। जॉब सुबह से शुरू होती थी, रात के 10-11 बज जाते थे। लड़कों के साथ वर्किंग करना, काम पे जाना। पूरी टीम मेरे पास थी, कम से कम 50 लड़कों की टीम थी मेरे उस पास। वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? उस टाइम मेरी एज रही होगी मेरे ख्याल से 35-36 के आसपास। उस उम्र में आप ये सोच रहे थे कि अब शादी भी हो चुकी है, नौकरी भी कर रहा हूँ, अब संगीत की शुरुआत करी कैसे जाए? क्या बात। ऑल्दो मैंने वहाँ रहते हुए भी बरली में बहुत हाथ पैर मारे थे, बहुत फ्रॉड्स में भी फंसा। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का बड़ा शौक था, तो लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया मैं। खैर यहाँ पे आके दिल्ली में सफ़र शुरू हुआ, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अब बहुत हो गया,
तो ये बात है 93 की, 93 से 94, 95, 96 तक मैंने इसको खींचा, फार्मा इंडस्ट्री को। उसके बाद फिर वाइफ के साथ ये हुआ कि भाई अब चल नहीं पाएगा, दो नावों में पैर मुश्किल है, ठीक बात है। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि एक लाइन चुननी पड़ेगी। फिर मैंने एजुकेशन लाइन में, म्यूज़िक की लाइन में स्विच ओवर किया और उसके बाद फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। फिर प्रोग्राम्स, ये वो, जान पहचान धीरे 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 बढ़ने लगी। फिर होटल्स में मैंने बहुत ट्राई किया, फिर होटल्स में शुरू किया मैंने। तो फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं मेरे ख्याल से मैंने सभी में गाया है। अच्छा। तो उसके बाद फिर मीडिया स्ट्रॉन्ग होता चला गया। फिर मीडिया की वजह से मुझे काफ़ी वो मिलने लगे, रिकॉर्डिंग्स मिलने लगी, जान पहचान बढ़ गई, रिकॉर्डिंग्स मिली। फिर उसके बाद काफ़ी काम निकला मेरा, 2 फीचर फिल्म्स भी मुझे मिली। वाह, क्या बात। हाँ, हालांकि वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाई, तो उसमें मैंने प्लेबैक भी दिया वंदना जी के साथ। वंदना वाजपेयी जी यहाँ की बहुत उम्दा सिंगर थी, विपिन सचदेवा जी, सब यहाँ के बहुत पॉपुलर सिंगर्स थे उस टाइम में, तो उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला। क्या बात है। तो सिर्फ आप साइंस साइड हैं, तो घर वाले तो हमेशा से यही चाहते होंगे कि आप जॉब करें, सर्विस में ही रहें। तो जब आपने इतने टाइम के बाद आके स्विच किया और आप ऑलरेडी एक जॉब में थे, तो घर चलाने में दिक्कत तो आई होगी? बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम में। फिर ये हुआ कि मेरी मिसेज़ को भी मतलब जॉब में कूदना पड़ा उस टाइम में, जबकि बच्चा बहुत छोटा था। इवन देन उसको क्रैच में रखना पड़ा, फिर मिसेज़ को भी जाना पड़ता था और मैं भी जाता था। तो आपके स्ट्रगल के पीछे आपकी वाइफ का भी स्ट्रगल है? बहुत। क्या बात है। क्या बात है। सर, इसे संगीत में कई सारी विधाएं, गायन में कुछ ठुमरी भी है, गज़ल भी है, गीत भी है। तो आपकी सबसे पसंदीदा विधा कौन सी है जिसको आप गाना बहुत पसंद करते हैं? मुझे बेसिकली गज़ल्स तो बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, हालांकि फिल्मी भी मैं गाता हूँ, गाया भी है जी। काफ़ी फिल्मी काम भी किया है और दिल्ली में रह के भजन्स का भी बहुत काम किया जी, लेकिन गज़ल में बहुत मन लगता है। क्या बात है। तो जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहूँ कि कोई राजेश चंद्रा जी को क्यों सुने, राजेश चंद्रा जी में ऐसी कौन सी खास बात है उनके गायन में, आपको क्या लगती है? सादगी। क्या बात है। क्या बात है। बड़ा ही उम्दा जवाब है, और अभी आपकी सादगी से भी परिचय कराएंगे हम लोगों का। तो सर, दिल्ली में जो आपने जॉब कहाँ पे शुरू करी संगीत में सबसे पहले? मेरा सफ़र यहाँ पे संगीत में सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी एक स्कूल से। अच्छा। तो अर्वाचीन भारतीय पब्लिक स्कूल है यहाँ पर जी। तो 96 में मैंने सबसे पहले उसमें जॉब करी, पार्ट टाइम जॉब शुरू करी थी कि मैं देख तो लूँ कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं। हाँ, क्या बात है ना। फार्मा तो मेरी चल रही थी, फार्मा इंडस्ट्री, तो मैंने पार्ट टाइम शुरू किया। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो मैंने देखा धीरे धीरे मैं कर पाऊँगा। फिर मैंने स्विच ओवर किया, तो फिर मैंने दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल में फाइनली इंटरव्यू दिया, DMBS, और जहाँ आपके साथ भी मैंने काम किया है। ये मेरा सौभाग्य है सर। तो नहीं, मेरा भी सौभाग्य है कि आप इतने ज़हीन हैं, म्यूज़िक के लिए इतने समर्पित हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, और इतना अच्छा आपने सेटअप कर रखा है, बच्चों को सिखाते भी हैं, बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपकी अच्छी बात है, और इससे गुड लक टू स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आप जैसा उन्हें टीचर और वो मिलता है, मेंटर। सर, आपकी शादी किस एज में हो गई थी? शादी डियर हुई थी मेरी, मैं था 31 या 32 का रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने म्यूज़िक के चक्कर में शादी भी लेट करी, लेकिन करी वहीं जहाँ करनी थी। ये भी तय है। हाँ, ये बात तो क्या है। बात। लव मैरिज की थी मैंने। अच्छा, जनरली देखने में आता है कि कलाकार
का किसी के साथ गुजारा हो जाए, ये बड़ी कठिन परिस्थिति। कहते हैं ना कि कबीर की वाइफ होना भी आसान नहीं है, या गालिब की पत्नी होना आसान नहीं होता। तो आपको डर महसूस नहीं हुआ कि शादी करने के बाद मेरे कलाकार होने की वजह से ज़िंदगी ऊपर नीचे हो सकती है, स्वभाव मिलना ना मिलना, वो सारी चीज़ें हैं, तो कैसे हाँ कर लिया कि हाँ नहीं शादी कर ही लेते हैं चलो? वो कुछ मेरा सेल्फ असेसमेंट कह लें आप, या अंदरूनी एक आवाज़ कह लें, आत्मा की आवाज़, जबकि मेरी शादी एक जगह ठहर गई थी। परिवार के प्रेशर की वजह से मैंने यस बोल दिया था कि ठीक है, आप लोग जहाँ कह रहे हो मैं कर लेता हूँ। अच्छा। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे अपनी फार्मा इंडस्ट्री के चक्कर में ही मेरी मीटिंग्स थी, तो उस टाइम लखनऊ जाना हुआ। अच्छा। तो लखनऊ में जो मेरी प्रेजेंट वाइफ हैं उनकी फैमिली वहाँ रहती थी। मेरी मदर ने कहा था कि बेटा तुम जा रहे हो तो सीमा को ले आना, मार्केटिंग वगैरह करा लेंगे, उससे थोड़ी हेल्प कर देगी। अच्छा। तो इनकी मम्मी से शायद मैंने कहा था, तो इन्होंने परमिशन ले ली, तो उन्होंने मेरे साथ भेज दिया। रास्ते में ट्रेन में हम लोगों की कुछ बातचीत ऐसी हुई जिससे राज खुला कि नहीं, कहीं और अगर मैं कर लूँगा तो इनकी ज़िंदगी भी। तो ट्रेन में लिखी गई ये कथा आपकी शादी की जो है, कायदे से वो ट्रेन में ही लिखी गई है कथा, सफर में ही लिखी गई है, सफर में, पूरी जिंदगी के सफर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, आपको इतने साल हो गए संगीत में, एक दौर वो था जब आप सीखा करते थे और एक दौर आज है जब आप सिखाते हैं, तो ये सीखने का जो सिस्टम है इसमें आपको क्या फर्क लगता है पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में? आज के बच्चे भी काफ़ी डेडिकेटेड दिखते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए बहुत छोटे छोटे बच्चे आजकल, तो मीडिया इतना स्ट्रांग है, टीवी चैनल्स और ये वो रियलिटी शोज़ सब में छोटे छोटे बच्चे आजकल इतना अच्छा गा रहे हैं। उस ज़माने में इतना एक्सपोजर मुश्किल होता था। ठीक बात। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब ये है कि बहुत से गुरु शिष्य परंपरा जैसे पहले थी, गुरु के लिए एक समर्पण हुआ करता था और गुरुओं का भी होता था। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे गुरु का समर्पण मेरे प्रति क्या था और मेरा भी क्या था। ठीक बात। तो वही है, मुझे उसकी लेकनेस लगती है आजकल के बच्चों में कि वो समर्पण शायद नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। पेशेंस भी नहीं है आजकल, बहुत शॉर्टकट चाहते हैं बच्चे, पेरेंट्स भी। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं सीखने, तो यही होता है कि सर इसे जल्दी सिखला दीजिए। वो भी कहता है जल्दी से, ये आप सारे गामा क्या करवा रहे हैं, आप जल्दी से बताइए, गाना बताइए। गाना सीखने आते हैं, संगीत सीखने नहीं आते। वो तो ये है थोड़ा सा। अब जो सीख रहे हैं वो सीख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हर टाइप के लोग हैं। हालांकि आजकल का एजुकेशन सिस्टम भी अब जो नया आया है वो भी करिकुलम बेस्ड आ रहा है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पे एम्फेसिस दिया जा रहा है। अच्छा। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले तो एजुकेशन, सब्जेक्टिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। जी, ठीक बात। लेकिन अब जो सिस्टम नई सरकार ला रही है तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा, मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी में भी वो एक कॉन्क्रीट मटेरियल निकल के आएगा। तो आपके ज़माने में स्कूल में संगीत विषय हुआ करता था? नहीं। आज के ज़माने में तो स्कूलों में आज के ज़माने में है, एज ए हॉबी चाहे समझ लीजिए, या सब्जेक्ट। कई स्कूलों में सब्जेक्ट भी है, कई में हॉबी है। उस ज़माने में नहीं होता था। आपकी नेचुरल जो प्रतिभा है, तो जैसे टीचर ने कह दिया हाँ बेटा गाओ, तो शुरू हो गए। उसी से अगर आपकी रिकॉग्निशन हो गई तो किसी फंक्शन में गवा लिया, टीचर ने ले लिया। ठीक बात है। तो इस ढंग से होता था, उतना बकअप नहीं था, पीछे से बैकिंग नहीं थी। तो अभी स्कूल में आप इतने साल से संगीत पढ़ा रहे हैं, तो आपको अभी अपने स्कूल के किसी बच्चे में ऐसा लगा कि आगे जाके कुछ करेगा या संगीत को ही लेकर जाएगा आगे? कई बच्चे हैं जो इस फील्ड में आए हैं, हमारे यहाँ से भी, हमारे अपने स्कूल से भी। 2-1 लड़कियां हैं जो सिंसियरली उसको फॉलो कर रही हैं। अच्छा। हाँ। और 2-1 बच्चे हैं, लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। स्कूल सपोर्टिव है उन बच्चों के लिए? हाँ,
थोड़ा बहुत जो स्कूल लेवल पे हो सकता है, हाँ, जो स्कूल वैसे लेवल तो पे हो सकता है। पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि बच्चा वहाँ आता है तो उसमें 1 या 2 पीरियड ही बच्चे को मिल पाते हैं, तो ठीक वही है कि तो और सारी क्लासेस होती हैं तो फ़र्क तो पड़ ही जाता है। नहीं, वैसे वो वक्त तो मैंने भी देखा है कि म्यूज़िक क्लास हमेशा भरी रहती थी। हाँ बच्चों को मौका लगता था, सबसे पहले म्यूज़िक क्लास में आके बैठते थे। शौकीन तो हैं बच्चे, करना चाहते हाँ, मेरी क्लास में और आपकी क्लास में इवन काफ़ी बच्चे होते थे। हैं। काफ़ी बच्चे बैठे रहते थे, मेरे पहुंचने से पहले ही क्लास भरी होती बड़ा थी। शौक था बच्चों को। ठीक हाँ, बात। भाग भाग के आते थे वाह, और सब्जेक्ट की क्लास हो रही होती थी उसमें से ही भाग के आ जाते थे, वहाँ बंक करके हमारी क्लास में। कई आए ऐसे। ठीक बात है। तो सर, पुराने एजुकेशन सिस्टम और आज के एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? आप तो इतने सालों से एजुकेशन सिस्टम में ही हैं। वही मैंने आपसे जो अभी बात बताई कि पहले उतना सब्जेक्ट ना होने की वजह से या हॉबी ना होने की वजह से एक उतना एम्फेसिस नहीं होता था स्कूलों का। आजकल बहुत फ़र्क पड़ गया है, तो स्कूल्स भी एज ए हॉबी भी और एज ए सब्जेक्ट भी कई स्कूलों में है म्यूज़िक। जैसे ज़िंदगी जीने के हिसाब से आप भी पढ़े हुए हैं एक वक्त पे, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो संस्कारों में हम परिवर्तन देख रहे हैं बच्चों का, जैसे अभी आपने बताया संगीत के लिए भी समर्पण नहीं रह गया है, तो बाकी चीज़ों के लिए रह गया है क्या? आज का एजुकेशन सिस्टम वो बात बच्चों को सिखा रहा है? अब मैं क्या कहूँ इसके लिए, वही है कि सब शॉर्टकट में लगे हुए हैं, तो बस यही अफसोस होता है अब। लेकिन वही है कि शायद आज की मांग ही शॉर्टकट हो गई है, तो आप इसको इस ढंग से ले सकते हैं। बात ठीक भी है कि रफ़ी साहब किशोर दा के गाने हम आज भी 50 साल बाद भी सुन रहे हैं, लेकिन आज के गाने हम 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं सुन पाते। जब तक फिल्म हॉल में लगी हुई है तब तक चल रही है। उसकी अवधि संगीत की भी कम ही हो गई है, सुनने वालों की भी कमी हो गई है। ठीक, उस ढंग की कंपोजिशन नहीं बनती, फिल्में आती हैं ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पे हावी हो गया है। ठीक बात है। तो अब फिर शॉर्टकट तो आएगा ही। और वैसे भी आज के ज़माने में लोग गाने देखते हैं, पुराने ज़माने में लोग गाने सुना करते थे। सुना करते, रेडियो का कितना चलन था। ठीक बात है। अच्छा, उस वक्त एक स्ट्रगलिंग मूवमेंट ये भी रहा होगा आपका कि रेडियो पे गाना आ रहा है तो वो आपकी मर्जी से तो आ नहीं रहा, वो दिन में कभी भी आ सकता है, उसी को सुन के आपको उसको तैयार करना है। और आज की डेट में तो आप फॉरवर्ड बैक जब मर्जी दिन में लूप पे लगा के सुन सकते हैं, कुछ भी है, यूट्यूब है, सब कुछ है। फिर भी आजकल हमारे टाइम में तो बिना का गीत माला आया करती थी, रात के 8 बजे तो हम उसके रेडियो के सामने खड़े हो जाते थे। ठीक बात है, बिल्कुल। और डेडिकेटेडली उसको सुनते खड़े होके, बैठते भी नहीं थे। मेरे फादर भी बताते थे कि एक गाने को तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है। जैसे अगर किसी गाने का म्यूजिक तैयार कर रहे हैं तो म्यूजिक एक बार बज के तो निकल गया, आप दूसरी बार जब गाना आएगा फिर देखेंगे कि वो सुर ठीक था कि नहीं, या उसको बदलना है कि नहीं। राइट। क्या बात है। तो सर, आप अपना आइडल किसको मानते हैं संगीत में? संगीत में देखो डियर, अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो हमारे ज़माने में जो गायक हुआ करते थे, आमिर खां साहब और बड़े गुलाम अली खां साहब, उनको ही सुन सुन के हम बड़े हुए। क्या बात है। और डीवी पलुस्कर जी और आपके कुमार गंधर्व, उस टाइम में तो इन सब शास्त्रीय संगीत के जितने भी गायक थे उनका ज़माना था। ठीक बात है ना। तो उनको सुन के हम लोग काफ़ी इंस्पायर होते थे कि देखो कैसा गाते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर पंडित भीमसेन जोशी जी बहुत अच्छे लगने लगे, है ना। तो उनका तो खैर कोई सानी नहीं था इस दौर में, तो उन्होंने क्या क्या गा दिया है, तो सत्य बात, तो कहने के लायक ही नहीं है कुछ। इतना अच्छा गा दिया, काम कर दिया उन्होंने। और रही आपकी पार्श्व गायन की, तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरे आइडल जो थे वो रफ़ी साहब थे। रफ़ी साहब बहुत पसंद करता था मैं। इवन किशोर दा भी अच्छे थे, लेकिन मेरी जो वॉइस का कल्चर था वो किशोर दा से मैच करता नहीं था, इसलिए तो फॉलो ज़रूर करता था उन्हें, लेकिन रफ़ी साहब को हम गाते थे और किशोर दा को सुनते थे, ऐसा भी किया जा सकता है। क्या बात है।
तो उस जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर्स में से कौन आपके सबसे पसंदीदा रहे? पसंदीदा सबसे पसंदीदा मेरे म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी थे। मदन मोहन जी, क्या बात है। उनका जो कंपोजिशन का स्टाइल था, तरीका था, वो बिल्कुल निराला ही था। यकीन। ऑल्दो उनके फीमेल सेंट्रिक सॉन्ग ज़्यादा होते थे, बट यह है कि उन्हीं में हम लोग अपना हमारे लिए दुनिया ढूंढ लेते थे। सिलेबस होता था, सिलेबस होता था। मदन मोहन जी की कई सारी कॉम्पोजिशंस पर मैंने रिसर्च करी है, तब जाके मैं कोई एक नई चीज़ गिटार में निकाल के लेके आया हूँ। अच्छा। वो मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशन से ही निकाल के लेके अरे आया। वाह। मतलब हमारे लिए तो वो कह सकते हैं कि जो सीखना है किताब वही है, यूनिवर्सिटी वही है। वही। ठीक बात। सर, आज के ज़माने में पसंदीदा गायक अगर कोई है तो? नहीं है, आजकल भी अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अब अरिजीत हैं, अरिजीत इज़ वेरी गुड जी। उसका वॉइस कल्चर बहुत बढ़ गया है। हाँ जी। थ्रो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर जॉनर गा लेते हैं। हर जॉनर गा लेते हैं। तो सर, मेरे हिसाब से अब आपकी सादगी को सुनने का वक्त हो गया है हमारा। अच्छा। तो हमारे दर्शक बड़ी देर से उत्सुक बैठे होंगे वो कि अब जरा थोड़ा संगीत भी थोड़ा बहुत हो जाए। हाँ, ज़रूर। तो दोस्तों, सुनते हैं राजेश चंद्रा जी को। सर, आपके सुनाने से पहले ये अभी आपका हारमोनियम देख के मुझे आपका वो किस्सा याद आ गया जो गुरुजी ने आपको हारमोनियम दिया था। तो क्या ये वही हारमोनियम है? हाँ जी, ये वही हारमोनियम है जिसे वापस कर दिया गया था। और अच्छा, जब आप खरीद के लेके आए? जब खरीद के लेके आए थे, और फिर मैं दोबारा इसको लेके आया था जब अपने गुरुजी ने अपना दे दिया था। काफ़ी दिन तो मैंने उसी पे प्रैक्टिस करी थी। ये फिर आप अपना वापस लेके आए दुकानदार से? फिर वापस लेके वाह, आया। क्या बात है। एक हमारे गुरुजी की एक कंपोजिशन है, वो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। मिली है प्यार की ऐसी कशिश निगाह, मिली है प्यार की ऐसी कशिश निगाह में सिमट के आ गए शर्मा के फिर वो बाहों में मिली है प्यार की ऐसी कशिश निगाह, मिली है प्यार की। बहुत अंधेरा था, तन्हाइयाँ थी, कुछ भी न था, बहुत अंधेरा था, तन्हाइयाँ थी, कुछ भी न था।
चरा चरा दिल के जलाए थे दिल की राहों में सिमट के आ गए शर्मा के फिर वो बाहों में मिली है प्यार की। मिले तो ऐसे मिले जाने यार न दर्द न दर्द है ना तड़प है ना सोज सिमट के आ गए शर्मा के फिर वो बाहों में मिली है प्यार की ऐसी कशिश निगाह में मिली है प्यार की। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह। सादगी भी है, सुकून भी है, वाह, मज़ा बांध दिया सर आपने। आहा, क्या बात है। थैंक यू, शुक्रिया। बड़े वक्त बाद आपको सुना है मैंने लाइव, ऐसे पास में बैठ के, स्कूल में ही सुनता था। वाह वाह वाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बड़ा आनंद आया होगा और इस गज़ल के बारे में, सर की गायकी के बारे में और सादगी जो इन्होंने बताया था कि मेरी स्पेशलिटी है म्यूज़िक में, उसके बारे में और इस इंटरव्यू के बारे में, हमारे सीरीज़ के बारे में कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।